बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि गोट फार्म पे बच्चों की डेथ को, बच्चों की मोर्टेलिटी को कैसे कम करना है और बकरियों के अंदर जो हमल का गिर जाना है यानी कि अबार्शन, मेडिकल टर्म में अबार्शन, उसको कैसे कम करना है। एक फार्म की कामयाबी यही है कि उसके बच्चों की जो शरह अमवात है वो कितनी कम से कम है, क्योंकि एक गोट फार्म की प्रोडक्शन दूध कभी भी नहीं होती, सिर्फ बच्चे ही उसकी प्रोडक्शन होते हैं, एक फार्मर का मुनाफा होते हैं। तो अगर वो बच्चे, उनके अंदर डेथ रेट ज़्यादा हो जाए, शरह अमवात ज़्यादा हो जाए, तो फिर फार्म क्या चलेगा आगे, तो मतलब उसकी प्रोडक्शन टोटली लॉस में जाएगी। तो इस वजह से आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एक फार्म पे हमल का गिरना, उसको कैसे कम किया जा सकता है, उनकी वजूहात क्या हैं, उसको उसको कैसे ट्रीट करके कम किया जा सकता है, और दूसरा ये कि बच्चों की मौत को कैसे कम किया जा सकता है। सबसे पहले नंबर पे जो पॉइंट नंबर 1 है वो ये है कि ऐसी कौन सी डिजीज़ हैं, वायरल डिजीज़, जिनकी वजह से हमल जो है गिर जाता है यानी कि अबार्शन हो जाता है। उसमें जो नंबर 1 डिज़ीज़ है वो है ब्रूसिलोसिस। अब आपने करना यूँ है कि अगर आप कोई बकरी ख़रीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसका आप ब्रूसिलोसिस का टेस्ट करवा लें। लैब के अंदर जो CVH हैं, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेबॉर्ट्री हैं, उसके अंदर ये टेस्ट होता है, अवेलेबल है ये फैसिलिटी, तो आप वहाँ से टेस्ट करवाएं। अगर तो जानवर ब्रूसिलोसिस पॉजिटिव है तो वो आपने अपने फार्म के अंदर नहीं लेके आना। अगर वो ब्रूसिलोसिस नेगेटिव है तो आप उसे अपने फार्म के अंदर लेके आएँ। इसका नुकसान ये होता है कि अगर एक जानवर भी ब्रूसेल्ला पॉजिटिव आपके हर्ड के अंदर आ गया, उसके बाद जब उसकी नाक में से सिक्रीशंस, पानी वगैरह निकलेगा किसी रेस्पिरेटरी इशू की वजह से, और जब वो यूरिन करेगी या कोई ऐसा डिस्चार्ज जो जिस्म से खारिज होगा और वो कांटेक्ट करेगा दूसरे जानवरों के साथ, या अगर वो इकट्ठे फीडिंग करेंगे, चारा इकट्ठे खाएंगे, पानी इकट्ठे पिएंगे, तो उसका जो मुंह का सलाइवा है, जो थूक है, वो पानी के साथ और फीड के साथ मिक्स होगी, तो इस तरह वो जो वायरस है वो दूसरे जानवरों के अंदर भी ट्रांसफ़र होगा। तो ये ब्रूसिलोसिस जो है, ब्रूसेल्ला जो है, ये अबार्शन का एक कॉजेटिव एजेंट है, मेन जो कॉजेटिव एजेंट है। तो आपने अपने जानवरों को टेस्ट के बगैर कोई दूसरा जानवर बाहर से लेके नहीं आना, और अपने जानवर जो हैं वो इस डिज़ीज़ के अगेंस्ट आपने उनकी वैक्सीन करवा लेनी है। तो इस तरह हम जो अबार्शन है, इस्तेहकाके हमल का गिर जाना, इससे हम बच सकते हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अब दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि बकरी को हम बांध के नहीं रख सकते कि 24 घंटे की बकरी बांधी खड़ी है और वहीं से वो चारा खाए। बकरियों की जो नेचर ने बनाई है, कुदरत ने, वो उनकी आदत, उनका बिहेवियर ये है कि वो खुला रहना पसंद करती है। ठीक है, चलती फिरती, आप मतलब ये कि चराई के लिए आपके पास, अगर आप फार्म बनाने जा रहे हैं तो आपके पास कम से कम 1-2 एकड़ ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप अपने जानवरों को खुला छोड़ दें और वो चरें, घूमें फिरें, कुदरती हवा में रहें। उसके बाद आप वापस उसे अपने फार्म पे ले आएँ। इससे ये होगा कि जानवर के अंदर स्ट्रेस कंडीशन नहीं पैदा होगी। जानवर का कंफर्टेबल जो हैबिटेट है वो यही खुला एनवायरनमेंट है। तो इस वजह से आपने जानवर को स्ट्रेस से बचाने के लिए, क्योंकि स्ट्रेस भी एक पॉजिटिव एजेंट है, एक वजह बनती है इस्तेहकाके हमल की यानी कि अबार्शन की। तो दूसरे नंबर पॉइंट ये हो गया कि आपने इनके लिए खुली जगह, जो कि इनका नेचुरल हैबिटेट है, वो आपने रखनी है। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 3 है वो है प्रॉपर फीडिंग। बैलेंस फीडिंग होनी चाहिए। जब एक बकरी माँ बनने वाली है, प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसके बाद उसे अपनी ग्रोथ को भी लेके चलना है, अपनी हाइट बढ़ानी है, अपना जो बॉडी स्कोर है उसको भी मेंटेन करना है, और उसके बाद जो बच्चे उसके पेट में 1 है, 2 है या 3 है, तो उसकी जो खुराक है, जो उसकी एनर्जी है, वो सारी डिवाइड हो रही है, खुद के लिए भी और बच्चों के लिए भी। इस वजह से जब बकरी प्रेग्नेंट हो गई है, आप उसे जो आपकी नॉन प्रेग्नेंट बकरियां हैं, जो गब्बर नहीं हैं, उनसे अलहदा कर दें। उसका जो फीडिंग प्लान, उसकी खुराक है, उसको आप अलहदा रखें। अब वैसे आप लूसन पे रख रहे हैं, तो जब प्रेग्नेंट हो गई है तो आप उसे वंडा खिला सकते हैं, आप उसे दाने खिला सकते हैं, आप उसे मिनरल मिक्सचर खिला सकते हैं, आप उसे इस वक्त उसे कैल्शियम और फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि
बच्चों की बोन डेवलपमेंट हो रही हैं, ग्रोथ हो रही है, बच्चों एनर्जी जो है वो ज़्यादा लग रही है बच्चों पे, तो इस वक्त जानवर को फास्फोरस, कैल्शियम वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एनर्जी सोर्स में आप उसे गुड़ का इस्तेमाल भी करवा सकते हैं। वीडियो के एंड पे मैं इंशाल्लाह एक आपको कंप्लीट फार्मूला बता दूंगा। जो लोग वंडा अफोर्ड नहीं करते, वंडा बाहर से नहीं खरीद सकते, वो अपने घर में 4-5 ऐसे अज्जा हैं जो कि इंतहाई सस्ते हैं, उनको लेके अपना वंडा तैयार कर सकते हैं। वो आप प्रेग्नेंट जानवर को खिला सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 क्या हो गया हमारे पास? पॉइंट नंबर फीडिंग प्लान जो है प्रेग्नेंट गोट का वो बेहतर से बेहतरीन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 हो गया। उसके बाद है चौथा पॉइंट सीजनल ब्रीडिंग का। अब जी सीजनल ब्रीडिंग क्या है? सीजनल ब्रीडिंग ये है कि आप अपने जानवर को इस तरह तैयार करें कि वो जो बच्चे हैं वो ज़्यादा सर्दी में भी ना दे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में भी ना दे, और ज़्यादा गर्मी में भी जून, जुलाई के अंदर भी ना दे। इससे क्या होता है कि जो बच्चे सर्दियों में पैदा होते हैं उनकी केयर करना, उनको बचाना इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात नहीं पता चलता कि बकरी ने बच्चे दे दिए रात को, ठीक है, अब रात को सर्दी ज़्यादा है तो बच्चों को टेम्परेचर चाहिए कम। माँ के जो पेट से बच्चे निकले हैं, जो बॉडी टेम्परेचर था, बाहर निकलते ही फ़ौरन 20-30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डाउन हो गया। जब सर्दियों में 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर होता है, तो कहाँ 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो बॉडी का टेम्परेचर है, उससे डायरेक्ट जब बच्चा 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाता है और उसकी कोई केयर वगैरह नहीं होती, उसके जिस्म पे सारा लिक्विड होता है जो बच्चा निकलते वक्त उसके साथ होता है, तो बच्चे को फ़ौरन सर्दी लग जाती है, तो इससे भी डेथ रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने अपना ब्रीडिंग प्लान इस तरह सेट करना है कि बच्चे ना ही ज़्यादा सर्दी में पैदा हों और ना ही ज़्यादा गर्मी में पैदा हों। ये कैसे पॉसिबल है? हमने जो ब्रीडिंग करवानी है वो हमने सितंबर और अक्टूबर में करवानी है, ताकि 5 महीने का इसका ड्यूरेशन है, 5 महीने 5 दिन का। अगर हम सितंबर में करवाएंगे ब्रीडिंग, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कहीं फरवरी में जाके बच्चे पैदा होंगे। अगर हम अक्टूबर में करवाएंगे तो स्टार्ट में फॉर एग्जांपल हम करवाते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो कहीं फरवरी के एंड पे और मार्च के स्टार्ट में जाके बच्चे पैदा होंगे। इस तरह तो हम जो मौसम की शिद्दत है उससे जानवर को बचाएंगे। उसके बाद हम मार्च और अप्रैल में ब्रीडिंग करवाएंगे, ताकि फिर फुल गर्मी के अंदर बच्चे पैदा ना हों। तो इस तरह हम अपनी ब्रीडिंग स्ट्रेटजी को सेट करके हम बच्चों की शरह अमवात को कम कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद 5वां जो पॉइंट है वो है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट से मुराद ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो ओनर को वहाँ उसके साथ मौजूद होना चाहिए, या एट लीस्ट जो बंदा काम के लिए रखा हुआ है, जो वर्कर रखा हुआ है, उसे बकरी के पास होना चाहिए। डिस्टोकिया की कंडीशन में, यानी कि बच्चे का अगर साइज़ ज़्यादा है, काविंग करने में यानी कि बच्चा देने में बकरी को मुश्किल पैदा हो रही है, अगर साइज़ ज़्यादा है या उसकी पोजीशन ऐसी है, बच्चा टेढ़ा है, उसका सर पीछे है, टांगें थोड़ी सी टेढ़ी हैं हुई हुई हैं, तो इस कंडीशन में अगर जानवर को हमें हेल्प करनी पड़ जाती है, तो वहाँ पे कोई ना कोई बंदा ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद जब बच्चा पैदा हो चुका है तो उसको उल्टा करना है, उसको ज़रा जो उसकी पसलियाँ हैं उसको नीचे, पेट से पसलियों को नीचे यूँ दबाना है, ताकि अगर फेफड़ों के अंदर कोई पानी वगैरह चला गया है तो वो बाहर निकल आए। उसके नाक को साफ़ करना है कपड़े से अच्छी तरह, ताकि नाक के थ्रू जो पानी है वो दोबारा अंदर ना जाए। और उसके बाद अगर सर्दियां हैं तो उसे टॉवल के साथ पहले साफ़ करके फिर तौलिए के साथ उसे लपेट दें। उसके सामने आप हीटर रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम उसे टेम्परेचर कम करके, मतलब बच्चा पैदा होने के बाद हमने उसकी मैनेजमेंट करनी है, तो इस वजह से वहाँ किसी न किसी बंदे का होना बहुत ज़रूरी है। तो पॉइंट नंबर जो 5 था वो ये है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 ये है कि हमने वैक्सीन करवानी है। अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं और वो घबराते हैं, जो प्रेग्नेंट जानवर है क्या उसको वैक्सीन करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। अब ये बात आप ज़रा गौर से समझ लें कि प्रेग्नेंट जानवर को अगर हम वैक्सीन करवाएंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा। प्रेग्नेंट जानवर को फॉर एग्जांपल वैक्सीन जो है एंटीरोटॉक्सीमिया की, पीपीआर की, कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनमोनिया, यानी कि जो आम अल्फाज में जिससे हम नमूनिया कह सकते हैं, पीपीआर को काटा बोला जाता है आम अल्फाज में, गोट पॉक्स की, ये 4 वैक्सीन, इनमें से 3 वैक्सीन जो कोर हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो है पीपीआर यानी कि काटा, कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनमोनिया
اور انٹیروٹاکسیمیا. اب اگر ہم پریگننٹ گوٹ کو یہ کروا دیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بچے پیدا ہوں گے وہ پہلے سے امیون ہوں گے, ان میں قوت مدافعت پہلے سے موجود ہوگی ان بیماریوں کے خلاف. کیونکہ جب اب ہم نے ماں کو کروا دی ویکسین تو وہ پلیسنٹا کے ذریعے, یعنی کہ جسے ہم عام میں جیر کہتے ہیں, اس کے ذریعے وہ بچوں تک بھی ویکسین پہنچ چکی ہے. اب بچے جب پیدا ہوئے تو 3 مہینے تک بچے امیون ہیں, قوت مدافعت رکھتے ہیں ان ساری بیماریوں کے خلاف جو ہم نے ویکسین کروا دی ہے. اب 3 مہینے جیسے ہی ختم ہوں گے, اچھا 3 مہینے تک ایک تو جانور کی ویکسین وہاں سے موجود پیٹ کے اندر سے ہی ہو گئی. دوسرے نمبر پہ جو جانور جو بچے ہیں ان کی ٹوٹلی خوراک دودھ ہوتی ہے پہلے مہینہ 2, تو دودھ میں بھی ویکسین کے وہ ذرات, وہ قوت مدافعت آئے گی جانور تک, بچوں تک. تو بچے جب دودھ پئیں گے تو ایٹومیٹکلی وہ قوت مدافعت اور بڑھتی جائے گی. تو اس طرح 3 مہینے تک وہ امیونٹی قائم رہے گی. تیسرے مہینے پہ جا کے ہم نے انٹیروٹاکسیمیا کی ویکسین ضرور کروا دینی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے ویکسین اور اس کا فائدہ. تو یہ کبھی بھی نہ گھبرائیں کہ پریگننٹ جانور کو ویکسین نہیں کروانی چاہیے, آپ اسے کروائیں. آپ اسے شام کے وقت, ٹھنڈے کے وقت کروا لیں تاکہ اس کے ریئیکشنز وغیرہ کم ہوں. اس کے بعد سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں ہمارے فارم پہ کوئی بکری ہے وہ پریگننٹ ہے اور کوئی مواد وغیرہ پھینک رہی ہے, ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ابارشن کرنے والی ہے, یعنی کہ حمل گرنے والا ہے, تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ اسے پروجسٹیران انجیکشن لگوا دیں تاکہ اس کی جو پریگننسی ہے وہ سیف ہو جائے. اب ایک جو اور مسئلہ ہے کہ بچے پیدا ہو گئے, اب اسے اس کی مینجمنٹ میں کیا کرنا ہے؟ اسے آپ نے کلاسٹرم فیڈنگ کروانی ہے. جو بوہلی ہے اسے ہم بولتے ہیں کلاسٹرم, تو اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ 40 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ ہونا چاہیے. ٹمپریچر اس سے کم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جانور باہر آتے ہی, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کا ٹمپریچر ڈاؤن ہو چکا ہے, تو ہم نے بولی کا ٹمپریچر جو ہے وہ باڈی ٹمپریچر سے تھوڑا زیادہ ٹمپریچر ہو, اس پہ ہم نے بولی پلانی ہے. پہلے 2-3 دن ہم اسے بولی پلائیں گے, اس کے بعد ہم اسے 3 منتھ تک جو بکری کا دودھ ہے وہ ہم اسے پلا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. ہم اسے ساتھ ساتھ چارہ بھی آفر کر سکتے ہیں کہ وہ چارہ کھانا سٹارٹ کر دے, بہترین ہے. ہم اسے ونڈا بھی ساتھ ساتھ منہ مارنا وہ سٹارٹ کرے گا تو تھوڑے عرصے بعد وہ ونڈا کھانا بھی سٹارٹ کر دے گا, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جو بچے دودھ پیتے ہیں زیادہ تو ان میں بھی پیٹ کے کیڑوں کے پیدا ہونے کے چانسز, جنہیں ملپ وغیرہ عام الفاظ میں فارمر بول رہا ہوتا ہے, اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. جب ونڈا کھانا شروع کر دے, پٹھے چارہ کھانا شروع کر دے, تب بھی اس میں یہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ پیٹ کے کیڑے پیدا ہوں, اور پیٹ کے کیڑے پیدا ہونے سے جو وہ خوراک کھا رہا ہے اس جانور کو لگے گی نہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, بکری کو بھی ڈیورمنگ کروانا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو بچے پیدا ہوئے ہیں ہم اسے, جب وہ پیدا ہو چکے ہیں تو 15-20 دن کی عمر پہ پہلی بار ہم اسے ڈیورمنگ کروا سکتے ہیں, اور اس کے دوبارہ 20-25 دن بعد ہم اسے دوبارہ ڈیورمنگ کروا لیں. تو ہر 20-25 دن بعد اسے ایگزیکٹ جو اس کی ڈوز ریٹ بنتی ہے اس کے حساب سے ہم اس کی ڈیورمنگ کروا لیں, تاکہ جو اس کے اگر پیٹ کے اندر کیڑے ہیں تو وہ اس کی نشو و نما, جو اس کی گروتھ کو وہ کم نہ کر سکے. اس کے بعد ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ 3 منتھ پہ جیسے میں نے بتا دیا کہ انٹیروٹاکسیمیا کی ویکسین کروانی ہے. اور ایک اور یہ پوائنٹ ہے کہ اگر وہ بچہ خود سے ماں کی فیڈنگ نہیں کرتا, ماں کا دودھ خود سے نہیں پیتا, تو ہم اسے اگر فیڈر کے تھرو پلا رہے ہیں, یعنی کہ نپل فیڈنگ کروانے جا رہے ہیں, تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے زور زبردستی نہیں کرنی اس کے ساتھ. جیسے وہ خود پیے گا اسے پینے دیں, ورنہ کیا ہوگا, ڈرینچنگ نمونیا ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. اب جی ڈرینچنگ نمونیا کیا ہوتا ہے؟ ڈرینچنگ نمونیا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی جانور کو فورسفلی زبردستی کچھ پلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکوڈ, اور وہ لیکوڈ جانور کے معدے میں جانے کی بجائے وہ جانور کے چلا جاتا ہے لنگز میں, یعنی کہ پھیپھڑوں میں, تو وہ جا کے نمونیا کاز کرے گا. تو اگر جو ہے وہ بچہ خود دودھ نہیں پیتا تو اسے فورسفلی پلانے کی کوشش نہیں کرنی ہے, آرام آرام سے اسے نپل فیڈنگ بڑے احتیاط سے کروانی ہے. اب جی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ جو پریگننٹ گوٹ ہے اس کا ہم گھر پہ ونڈا کیا بنا سکتے ہیں, یا اس کی خوراک میں اضافہ کیا کر سکتے ہیں جو لوگ ونڈا خرید نہیں سکتے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ ایک حصہ لیں کھل بنولا, جتنا بھی آپ ونڈا تیار کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ایک حصہ کھل بنولا ہونی چاہیے, اور آدھا حصہ جتنا آپ نے کھل بنولا لیا ہے اس کا آدھا آپ کر دیں سرسوں.
सरसों की खल, जिसे हम कड़वी खल भी आम अल्फाज में बोलते हैं। उसके बाद 2 हिस्से जो हैं वो रखने हैं आपने चोकर के या फिर राइस पॉलिश के, जो ये चावलों की फोक वगैरह बचती है उसके। उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का सोर्स, वो है शीरा या फिर गुड़। हल्के से हल्का गुड़, काला गुड़ आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी बेकरी से जो बचा हुआ शीरा है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें उसके साथ आपने 50 से 100 ग्राम आपने ऐड कर देना है मिनरल मिक्सचर। तो अगर आप वंडा नहीं खरीद सकते तो आप ये वाला फार्मूला अपनी प्रेग्नेंट गोट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो प्रेग्नेंट गोट हैं उनके लिए आप आधा किलो इसे डेली बेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए 1 पाव इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो सारे पॉइंट थे जिनको हम फॉलो करके, जिन पे अमल करके हम बच्चों की शरह अमवात को और बकरियों में अबार्शन को कम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और कोई चीज़ रह गई है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब आप इस पे वीडियो बनाएं, तो आप टॉपिक भी कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।